उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ब्लैक ज़ीरो की आंखें एक झटके से खुली। पहले चंद लम्हों तक उससे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर गिर्द की दहीज तह छाई हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता गिर्द छटती चली गई और उसका शऊर जाग उठा। इसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे ये महसूस करके उसके जहन को एक जोरदार झटका लगा कि वो एक कुर्सी पर बंधा बैठा था। ये एहसास होते ही उसने चौंक कर इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया। वो एक खासी बड़े कमरे के दरमियान रखी हुई कुर्सी पर रस्सियों से बंधा बैठा था। उसके साथ वाली कुर्सी पर तौसीफ भी रस्सियों से बंधा हुआ मौजूद था। तौसीफ की आंखें भी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी, वो भी होश में आ रहा था। कमरे का इकलौता दरवाज़ा बंद था। ये हालत देखकर ब्लैक ज़ीरो के जहन में बेख्तियार धमाके होने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसे याद था कि उसने और तौसीफ ने कर्नल अहमद के साथ होटल में रात का खाना खाया और फिर कर्नल अहमद हस्बे प्रोग्राम वापस चला गया, जबकि तौसीफ के आदमी रास्ते में मौजूद थे जिन्होंने कर्नल अहमद को बेहोश करके उसे अगवा किया और हेडक्वार्टर जहां ब्लैक ज़ीरो रिहाइश पजीर था पहुंचा दिया। तौसीफ भी वहां पहुंच गया और उसके बाद उन्होंने मेकअप करके और लिबास बदल के कर्नल अहमद को होश में ले आकर उसे पूछ कुछ की। कर्नल अहमद ने इंतहाई शराफत से उन्हें स्पेशल लेबॉर्ट्री के बारे में पूरी तफसील बता दी तो ब्लैक ज़ीरो ने कर्नल अहमद को बेहोश किया और फिर इस बेहोशी के आलम में तौसीफ से कार में डालकर वापस उस जगह ले गया जहां कर्नल अहमद की कार मौजूद थी और उसे उसकी कार में डालकर वो वापस आ गया। और फिर रात गए तक वो दोनों सुबह लेबॉर्ट्री तक पहुंचे और उसमें दाखिल होने की प्लानिंग बनाते रहे। इसके बाद ब्लैक ज़ीरो अपने कमरे में आकर सो गया। चूंकि उन्हें प्लान बनाते और बातें करते रात काफ़ी देर गुजर गई थी, इसलिए तौसीफ ने भी घर जाने की बजाय रात वहीं सोने का प्रोग्राम बना लिया था। वो पूरी तरह मुतमईन थे कि कर्नल अहमद को किस सूरत में ख्याल में भी नहीं आ सकता कि उससे अगवा करने वाले और उससे पूछ कुछ करने वाले तौसीफ और उसका दोस्त ताहिर हो सकते हैं। लेकिन अब उसकी आंख खुली तो वो तौसीफ और खुद को यहाँ रस्सियों में बंधे हुए मौजूद देख रहा था। इसी लम्हे तौसीफ की करहाने की आवाज़ सुनाई दी और ब्लैक ज़ीरो गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखने लगा। ये कहाँ हूँ, ये क्या है? तौसीफ ने होश में आते ही कहा और फिर जैसे ही उसने गर्दन मोड़कर ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखा वो पूरी तरह चौंक पड़ा। आप भी? मगर ये सब क्या? तौसीफ ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ब्लैक ज़ीरो इस दौरान अपने उकम में बंधे हुए हाथों को खोलने की कोशिश में मसरूफ रहा था, लेकिन रस्सियां इस माहिराना अंदाज में बंधी गई थी कि वो किसी तौर पर भी उसकी उंगलियों की गिरफ्त में ना आ रही थी। पहले इन दोनों के हाथ उनके उकम करके बांधे गए थे, फिर उन्हें कुर्सियों पर बिठाकर उनके जिस्मों को रस्सियों से बांध दिया गया था। अलबत्ता सिर्फ इनका ऊपर वाला जिस्म ही रस्सियों से बांधा गया था, टांगे आज़ाद थी। शायद उन्हें बांधने की ज़रूरत ही ना समझी गई हो। ब्लैक ज़ीरो कुछ देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन जब वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गया तो उसने सोचा कि वो कुर्सी को पीछे गिराकर रस्सियों पर जोर दे। इस तरह रस्सियां लामहला ढीली पड़ जाएंगी और वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करता, अचानक कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और दो फौजी अंदर दाखिल हुए। दोनों के जिस्मों पर फौजी यूनिफॉर्म थी। आगे वालों के कांधों पर मौजूद स्टार से पता चलता था कि वो कर्नल है, जबकि उसके पीछे आने वाले कांधों पर मौजूद स्टार्स के लिहाज से कैप्टन था। और ब्लैक ज़ीरो उन्हें देखते ही पहचान गया कि दोनों का ताल्लुक काफिरिस्तान से है, क्योंकि काफिरिस्तानी फौज के यूनिफॉर्म्स और स्टार मखसूस थे। अगर आने वाले कर्नल उनके सामने आकर खड़ा हो गया और इस तरह गौर से उन दोनों को देखने लगा जैसे जिंदगी में पहली बार किसी आदमी को देख रहा हो, जबकि पीछे आने वाले कैप्टन ने एक कोने में पड़ी हुई दो कुर्सियां उठाई और उनके सामने रख दिया। बैठे कर्नल, कैप्टन ने कहा तो कर्नल पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया, जबकि दूसरी कुर्सी पर वो कैप्टन खुद बैठ गया। तो तुम हो वो पाकिस्तानी एजेंट जिन्होंने कर्नल अहमद से स्पेशल लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल की, कर्नल ने घुर्राते हुए लहजे में कहा। पहले आप अपना तारुफ कराएं कि आप कौन हैं और ये हमें इस तरह रस्सियों से क्यों बांध कर रखा है? ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मेरा नाम कर्नल नौशाद है और ये मेरा असिस्टेंट है कैप्टन सुरेंद्र, और तुम दोनों इस वक्त काफिरिस्तान में हमारी कैद में हो। कर्नल नौशाद, जिसके भारी चपड़े और आगे की तरफ पड़ी हुई ठोड़ी बता रही थी कि वो इंतहाई सफाक और बेरहम आदमी है, जवाब देते हुए कहा। लेकिन हमारा कसूर क्या है? हम तो अपलैंड के शहरी हैं। हम तो कर्नल तारिक से मिलने गए थे, फिर कर्नल अहमद से मुलाकात हुई, हमने उन्हें खाने की दावत दी। कर्नल अहमद ने हमारे साथ खाना खाया, उसके बाद कर्नल अहमद वापस चले गए और हम भी अपनी रहाइश गाह पर आ गए। अब हमारी आंखें इस सूरत में खुली हैं। आप कर्नल अहमद से पूछ लें कि हमारी उनसे क्या बातें हुई, हम किसी लेबॉर्ट्री से क्या वास्ता? ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो कर्नल नौशाद बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने तो सुना था कि पाकिस्तानी एजेंट बेहद ज़हीन, तेज़ और होशियार होते हैं, लेकिन तुम तो मुझे आहमकों के सरदार लगते हो।
تم نے جو کچھ کہنا ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جس گروپ نے کرنل احمد کو ان کی کار سے اغوا کر کے تمہاری رہائش گاہ پر پہنچایا تھا اسے ہم نے ٹریس کر لیا۔ اس کے بعد ساری کہانی سامنے آ گئی اور ہمارے پاس یہ مصدقہ اطلاع موجود ہے کہ یہ تمہارا ساتھی جس کا نام توصیف ہے، اس کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ اس طرح ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم پاک ایشیائی ایجنٹ ہو۔ ہمارے آدمیوں نے رات کے وقت تمہاری رہائش گاہ پر ریڈ کیا، وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس پھیلائی اور پھر تمہیں اس بے ہوشی کے عالم میں وہاں سے نکال کر خصوصی ہیلی کاپٹر پر یہاں لے آیا گیا اور اب تم ہمارے سامنے موجود ہو۔ کرنل نوشاد نے کہا، تمہارا تعلق ملٹری کے کس شعبے سے ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ انٹیلیجنس میں ایک شعبہ خصوصی طور پر قائم کیا گیا ہے جس کے ذمہ سائنسی لیبارٹریز کی حفاظت ہے۔ میں اس کا چیف ہوں۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنا تعارف کرا دو کہ کیا تمہارا تعلق واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے؟ کرنل نوشاد نے کہا، سیکرٹ سروس والے ہماری طرح احمق نہیں ہو سکتے کرنل نوشاد کہ اتنی آسانی سے پکڑے جا سکیں۔ ہمارا واقعی سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں، البتہ ہمارا تعلق ایکریمیا سے ہے۔ ہم اپ لینڈ میں ایکریمین مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایکریمیا کو اطلاع ملی ہے کہ کافرستان اپ لینڈ کی حکومت کے ساتھ مل کر ایک خفیہ لیبارٹری قائم کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں، چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، بکواس مت کرو، ایکریمیا کو کیا ضرورت ہے تم جیسے احمقوں کو ایجنٹ بنانے کی؟ صاف بات کرو ورنہ پھر تمہاری چیخیں سننے والا کان بھی بہرے ہو جائیں گے۔ کرنل نوشاد نے اس بار گراتے ہوئے لہجے میں کہا، تم اگر چاہو تو ہم اپنی بات کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے اس طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا، کس طرح؟ کرنل نوشاد نے چونک کر پوچھا۔ کرنل طارق کو یہاں لے آؤ اور ہمارے سامنے بٹھا کر بات کرو، وہی ہمارا لیڈر ہے۔ اس کے ذریعے ہم نے کرنل احمد والی پلاننگ کی تھی۔ تمہیں ثبوت مل جائے گا اور یہ بھی بتا دو کہ لیبارٹری کی تفصیلات راتوں رات کرنل طارق کو پہنچ چکی ہیں اور وہ اسے ایکریمیا شفٹ کر دے گا۔ بلیک زیرو نے کہا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو، پھر تو کرنل طارق کو فوری طور پر حراست میں لینا ہوگا۔ کرنل نوشاد نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی کیپٹن سریندر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیپٹن سریندر، ان کی رسیاں چیک کرو، انہوں نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ کرنل نوشاد نے کیپٹن سریندر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، کیپٹن سریندر نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہ دونوں کی کرسیوں کے پشت پر آیا اور پھر باقاعدہ ہاتھ لگا کر گانٹوں کی چیکنگ شروع کر دی۔ اوکے ہیں سر، کیپٹن سریندر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسیوں کے پیچھے سے نکل کر آگے کھڑے کرنل نوشاد کے پاس آیا۔ اوکے، اب تم نے باہر نگرانی کرنی ہے، یہ دونوں کسی صورت بھی رہا نہیں ہونے چاہیے جب تک کرنل طارق یہاں نہ پہنچ جائے۔ کرنل طارق اگر واقعی ایکریمین ایجنٹ ہے تو پھر ہمارے لیے انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو اگر یہ فرار ہو گئے تو تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ کرنل نوشاد نے کہا، آپ بے فکر رہیں سر، یہ یہاں سے ہل بھی نہ سکیں گے، کیپٹن سریندر نے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان دونوں کے باہر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا اور باہر سے چٹکنی لگانے کی آواز بھی صاف سنائی تھی۔ اس کے بعد ہلکے سے قدموں کی آواز ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ آپ نے کمال کیا طارق صاحب کہ انہیں اس طرح چکر دے دیا، لیکن یہ لوگ کرنل طارق کو تو فوری طور پر یہاں منگوا لیں گے۔ پھر توصیف نے کہا، ہمیں وقت چاہیے تھا، وہ مل گیا اور ہمارے لیے یہی وقت ہی قیمتی ہے۔ طاہر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر زمین پر رکھ کر ان پر زور ڈالا تو ان کی کرسی چند لمحوں تک ڈولتی رہی، پھر ایک دھماکے سے پیچھے جا گری۔ بلیک زیرو پشت کے بل نیچے جا گرا تھا۔ اس کے نیچے گرتے ہی الٹی کلابازیاں کھائی اور اس کی ٹانگوں اور اس کے جسم کے اوپر سے گزر کر پیچھے جا لگی۔ دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر سیدھا ہو گیا۔ توصیف حیرت بھرے انداز میں یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ بلیک زیرو نے ایک بار پھر پہلے کی طرح الٹی کلابازی کھائی اور پھر سیدھا ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جمنازیم میں ورزش کر رہا ہو۔ وہ مسلسل ایسا کرتا رہا اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے پیر سیدھے کیے اور پھر اس کے جسم اس طرح ڈھیلی پڑی ہوئی رسیوں میں سے گھسٹتا ہوا آگے کی طرف کھسکنے لگا جیسے رسیوں کے جال میں سے کوئی نکلتا ہو، اور چند لمحوں بھرپور کوشش کے بعد وہ کرسی کی گرفت سے نکل کر آگے فرش پر پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ چونکہ عقب میں بندھے ہوئے تھے اس لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ایک بار تو لڑکھڑایا، لیکن پھر اس کا جسم سنبھل گیا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑا اور کرسی پر بیٹھے ہوئے توصیف کی طرف بڑھ گیا۔ گانٹ کو منہ سے کھولو، بلیک زیرو نے اس کے قریب جا کر اس کی طرف پشت کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ایک قدم آگے بڑھا کر اس نے دونوں بازو ذرا سے اوپر اٹھا دیے تاکہ رسی کی گانٹ توصیف کے منہ تک پہنچ جائے، اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد گانٹ کھل گئی اور بلیک زیرو کے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے تیزی سے پہلے اپنی کلائیاں مسلیں اور پھر وہ توصیف کی کرسی کے عقب میں آ گیا۔ چند لمحوں بعد توصیف بھی رسیوں کے گرفت سے آزاد ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اب اس کی صرف دونوں ہاتھ عقب میں بندھے ہوئے تھے۔ پھر بلیک زیرو نے اس کے دونوں ہاتھ بھی کھول دیے۔
آپ نے کمال کر دیا ہے طاہر صاحب، کرسی تو نہیں ٹوٹی، پھر رسیاں کیسے ڈھیلی ہو گئی؟ توصیف نے فرش پر الٹی پڑی ہوئی کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر ٹوٹ جاتی تو پھر کام جلدی ہو جاتا، اب ذرا زیادہ محنت کرنی پڑی ہے، لیکن کلابازیاں کھانے کی وجہ سے جسم کا دباؤ رسیوں پر بار بار پڑا تو بہرحال انہوں نے ڈھیلا ہونا ہی تھا۔ انہوں نے دراصل حماقت کی کہ ٹانگیں نہیں باندھی ورنہ یہ نسخہ بیکار ہو جاتا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو توصیف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر بلیک زیرو کے لیے تحسین کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ بلیک زیرو نے توصیف کی رسیاں کھولنے کے بعد اپنے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن اس کی تمام جیبیں خالی تھی۔ دروازہ تو باہر سے بند ہے اور کرسی گرنے کا دھماکہ سن کر بھی کوئی نہیں آیا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی تہہ خانہ ہے اور لوگ اوپر اور فاصلے پر موجود ہیں۔ توصیف نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بھی یہی خطرہ تھا کہ کرسی کا دھماکہ سن کر کوئی آ نہ جائے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، دروازہ واقعی باہر سے بند تھا اور دروازے میں لاک بھی نہ تھا، بلکہ باہر سے باقاعدہ چٹخنی لگائی گئی تھی۔ بلیک زیرو نے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا، پھر اس کی نظریں ایک سائٹ پر بنے ہوئے روشن دان پر جم گئی اور اس روشن دان سے بیرونی روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن روشن دان میں لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ تم مجھے کاندھے پر اٹھا سکتے ہو؟ بلیک زیرو نے توصیف سے کہا۔ ہاں کیوں؟ کیا آپ روشن دان تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ مگر اس میں تو سلاخیں لگی ہوئی ہیں، توصیف نے کہا۔ سلاخوں کے سرے ہی دیواروں پر دیے ہوئے ہوں گے، زور لگانے سے انہیں اکھاڑا تو جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کرسی اٹھا کر اس دروازے پر مارنا شروع کر دیں، اس طرح لازماً دھماکے کی آوازیں ان تک پہنچ جائیں گی اور وہ پھر جو اندر آئے اسے قابو کر لیا جائے، توصیف نے کہا۔ چلو ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک کرسی اٹھائی اور اسے دروازے کے پاس لے جا کر اس نے پوری قوت سے اسے دروازے پر مارا۔ دروازہ چونکہ لوہے کا بنا ہوا تھا اس لیے اس کرسی کے ٹکرانے سے کافی زوردار آواز گونجی۔ بلیک زیرو نے ایک بار پھر کرسی ماری اور پھر وہ مسلسل ایسا کرنے لگا، لیکن کافی دیر تک ایسا کرنے کے باوجود جب دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہ دی تو بلیک زیرو نے کرسی اٹھائی اور اس روشن دان کے نیچے رکھ کر اس پر چڑھا اور دوسرے لمحے اس نے اپنے جسم کو زور سے اوپر کی طرف اچھالا۔ اس کے ہاتھ روشن دان میں موجود سلاخوں تک پہنچ گئے۔ دوسرے لمحے وہ ان سلاخوں کو پکڑے ہوئے ہوا میں لٹکا ہوا تھا۔ اس نے اسی طرح لٹکے ہوئے انداز میں بازوؤں کی پوری قوت لگا کر سلاخوں کو اپنی طرف جھٹکے دینے شروع کر دیے، لیکن سلاخیں اس قدر مضبوطی سے نصب تھی کہ باوجود کافی کوشش کے ان میں معمولی سا فرق بھی نہ پڑا تو بلیک زیرو نے ہاتھ چھوڑے اور اچھل کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم اس پوری عمارت میں اکیلے ہوں، جبکہ وہ کرنل نوشاد اس کیپٹن سریندر کو تو یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں سمیت ہماری نگرانی کرنی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہو سکتا ہے وہ یہ بات کر کے ہمیں ڈاج دینا چاہتے ہوں، ورنہ اس قدر زوردار دھماکوں کی آواز سن کر کوئی نہ کوئی تو بہرحال آ ہی جاتا، توصیف نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کی ساخت کو بغور جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن چند لمحوں بعد اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ دروازے کی ساخت ایسی تھی کہ نہ اسے اکھیڑا جا سکتا تھا اور نہ ہم باہر ہاتھ نکال کر اسے کھولا جا سکتا تھا۔ طاہر صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی آمد کا انتظار ہی کرنا پڑے گا، توصیف نے کہا۔ نہیں، کرنل نوشاد آیا تو اس کے ساتھ اور بہت سے لوگ بھی ہوں گے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم پھنس بھی سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا اور ایک بار پھر روشن دان کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ بے اختیار اچھل پڑا، گڈ شو، خواہ مخواہ ہم پریشان ہو رہے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کوئی ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے؟ توصیف نے چونک کر پوچھا۔ ہاں بالکل سیدھی سی بات ہے جو سمجھ میں ہی نہ آ رہی تھی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی رسیاں کھولنا شروع کر دی۔ رسیاں کھول کر اس نے انہیں سیدھا کیا اور پھر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گانٹھ دینا شروع کر دی۔ توصیف خاموش کھڑا حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلیک زیرو نے کیا کرنا ہے۔ بلیک زیرو نے رسی تیار کی اور پھر وہ اسے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے رسی کے ایک سرے کو دروازے کے اندر کی طرف لگے ہوئے ہینڈل میں ڈال کر اس کے ساتھ گانٹھ لگا دی، پھر باقی رسی اٹھائے وہ روشن دان کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ میرے کاندھے پر چڑھ کر یہ رسی اس روشن دان کی 2 سلاخوں کے پیچھے سے گزار دو، بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ نیچے بیٹھ گیا تو توصیف اس کے کاندھوں پر چڑھا اور بلیک زیرو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ توصیف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے
रस्सी का सिरा रोशनदान की 2 सलाखों के पीछे से गुजारा और फिर उछलकर नीचे उतर आया। ब्लैक ज़ीरो ने उसके हाथ से रस्सी लेकर उसे खींचना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद रस्सी तन गई। अब रस्सी का एक सिरा दरवाजे के हैंडल से बंधा हुआ था, जबकि रस्सी घूमती हुई रोशनदान की 2 सलाखों के पीछे से गुजर रही थी और बाकी रस्सी ब्लैक ज़ीरो के हाथ में थी। जबकि तौसीफ अभी तक हैरत भरे अंदाज में ये खड़ा अजीबोगरीब खेल देख रहा था। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? तौसीफ से जब रहा ना गया तो आखिरकार वो बोल ही पड़ा, अभी देखना क्या होता है। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने रस्सी का दूसरा सिरा दोबारा इस हैंडल के साथ बांधा। देखो, इस दरवाजे के 2 पट हैं। एक रस्सी के साथ मैंने जकड़ लिया है। रस्सी चूंकि साइड पर जा रही है इसलिए इसका जोर साइड पर जाएगा, जबकि दूसरा पट के हैंडल को मैं जब पकड़ कर दूसरी तरफ झटका दूंगा तो बाहर मौजूद चटखनी लामहला इस लोहे के सर्कल से बाहर आ जाएगी जिसमें वो फंसी हुई है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा और दूसरा हैंडल पकड़कर उसने एक जोरदार झटका दिया तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और फिर बंद हो गया। ब्लैक ज़ीरो ने दूसरा झटका दिया तो खटाक की आवाज़ के साथ ही दरवाजे का एक पट खुलता चला गया। चटखनी वाकई ही निकल आई थी और तौसीफ की आंखें ये देखकर हैरत से खुली की खुली रह गई। ये तो वाकई ही सामने की बात थी। तौसीफ ने कहा और ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। काम अगर टेक्निक को मद्देनजर रखकर किया जाए तो आसानी से हो जाता है। वैसे अगर हम हैंडल को पकड़कर जोर लगाते रहते हैं तो ये चटखनी कभी ना खुल सकती। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया और दरवाज़ा क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया। ये एक छोटी सी बंद राहदारी थी जिसके आखिर में सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। ऊपर एक दरवाज़ा था जो बंद था। वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। ब्लैक ज़ीरो ने दरवाज़ा खोला तो वो खुल गया। दूसरी तरफ एक कमरा था। ब्लैक ज़ीरो ने सर बाहर निकाल कर देखा, कमरा खाली पड़ा हुआ था। ब्लैक ज़ीरो कमरे में आ गया और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने इस छोटी सी इमारत को घूमकर चेक किया। वहाँ वाकई ही कोई आदमी मौजूद न था। इमारत खाली पड़ी हुई थी। वो बाहर फाटक के पास आए। फाटक की छोटी खिड़की को बाहर से बंद थी, जबकि बड़ा फाटक अंदर से बंद था। ब्लैक ज़ीरो ने फाटक खोला और बाहर झांका तो उसने देखा कि ये इमारत किसी कॉलोनी में वाक़या है। बाहर सड़क पर ट्रैफिक आ जा रही थी। आओ, ब्लैक ज़ीरो ने पीछे मुड़कर तौसीफ से कहा और वो तेज़ी से बाहर निकलकर सड़क क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। ये तो वाकई ही काफिरिस्तान है ताहिर साहब, तौसीफ ने कहा। उसकी नज़रें सामने एक छोटे से रेस्टोरेंट की बोर्ड पर जमी हुई थी जिस पर काफिरिस्तान दारुल हुकूमत का नाम दर्ज था। ठीक है, जल्दी चलो, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना है। वो लोग किसी भी लम्हे आ सकते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो कॉलोनी से निकलकर बड़ी शाहराह पर पहुंच चुके थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने एक खाली टैक्सी मिल गई। टैक्सी को इशारा तौसीफ ने किया था। मेन मार्केट में मेरा आदमी मौजूद है, वहां पहुंचकर हमें सब कुछ मिल सकता है, तौसीफ ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया। वो चाहता तो नाटरान की खिदमत भी हासिल कर सकता था, लेकिन वो खुद इस अंदाज में सामने ना आना चाहता था। थोड़ी देर बाद टैक्सी ने उन्हें मेन मार्केट के बैरूनी स्टॉप पर पहुंचा दिया। टैक्सी रश की वजह से अंदर ना जा सकती थी। आप यहाँ ठहरे, मैं आ रहा हूँ, तौसीफ ने टैक्सी से उतरते हुए कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। चूंकि ब्लैक ज़ीरो टैक्सी के अंदर बैठा हुआ था इसलिए टैक्सी ड्राइवर भी खामोशी से अपनी सीट पर बैठा रहा। तकरीबन निस्फ घंटे बाद तौसीफ वापस आ गया। रूप कॉलोनी चलो, तौसीफ ने टैक्सी के फ्रंट सीट पर बैठते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा तो उसने असबात में सर हिला दिया और टैक्सी बैक करके उसने एक बार फिर सड़क पर डाल दी। तकरीबन निस्फ घंटे के सफ़र के बाद वो एक जदीद तामीर शुदा कॉलोनी में पहुंच गए। तौसीफ ने टैक्सी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकवाई और फिर वो नीचे उतर गया। ब्लैक ज़ीरो भी खामोशी से दरवाज़ा खोल कर नीचे उतर आया। तौसीफ ने मीटर देख कर ना सिर्फ किराया अदा किया बल्कि भारी टिप भी दी तो टैक्सी ड्राइवर सलाम करके टैक्सी आगे बढ़ा ले गया। आइए, टैक्सी आगे बढ़ने के बाद तौसीफ ने कहा और वो दोनों पैदल चलते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद तौसीफ एक छोटी कोठी के गेट पर रुका। उसने हाथ उठाकर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। ये कार्ड, तौसीफ ने जेब से एक कार्ड निकालकर नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस सर, फ़ोन भी आ गया है, मेरी ज़रूरत होगी या मैं जाऊं? नौजवान ने कार्ड को गौर से देखते हुए कहा। फ़िलहाल तुम जा सकते हो, तौसीफ ने कहा तो नौजवान ने कार्ड जेब में डाला और सलाम करके पैदल ही आगे बढ़ गया। जबकि तौसीफ और ब्लैक ज़ीरो कोठी में दाखिल हो गए। यहाँ लिबास, मेकअप का सामान, कार, करेंसी और असला सब कुछ मौजूद है, तौसीफ ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों मेकअप करके और लिबास तब्दील करके एक बड़े कमरे में आकर बैठ गए। मेरा ख्याल है कुछ खा पी लिया जाए, यहाँ किचन में सब कुछ मौजूद है, चाय भी बन सकती है, तौसीफ ने कहा। हाँ, चाय भी बना लाओ और खाने के लिए भी कुछ ले आओ, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा तो तौसीफ सर हिलाता हुआ कमरे के दरवाजे के बाहर निकल गया। ब्लैक ज़ीरो ने हाथ बढ़ाकर सामने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया। फ़ोन में टॉन मौजूद थी। इसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए।
यस, राजा श्री होटल। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी। यहाँ सुपरवाइजर मार्क होगा, उससे बात करनी है। उसका दोस्त बोल रहा हूँ माइकल। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। आज उनकी ड्यूटी नहीं है, वो घर पर होंगे। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। इनके घर का नंबर बता दें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। 1 मिनट, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक नंबर बता दिया गया। ब्लैक ज़ीरो ने शुक्रिया अदा किया और कुरिल्डर दबाकर उसने दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। मार्क से मिलना है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं मार्क बोल रहा हूँ, आप कौन साहब बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से कहा किया। माइकल बोल रहा हूँ, X0 माइकल, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओ आप, क्या हुक्म है, फरमाएं। इस बार दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक शोबा कायम किया गया है जो साइंसी लेबॉर्ट्रीज की हिफाजत का काम करता है। उसका चीफ कर्नल नौशाद है। इसके बारे में मालूमात हासिल करनी है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। किस किस्म की मालूमात? मार्क ने पूछा। इसकी रिहाइश का और ऐसी ही दूसरी तफसीलात, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। आप किस नंबर से बात कर रहे हैं? मार्क ने पूछा। तुम कितनी देर तक ये मालूमात हासिल कर सकते हो? मैं तुम्हें खुद फ़ोन कर लूँगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। 1 घंटे बाद इसी नंबर पर फ़ोन कर लें, दूसरी तरफ से कहा गया और ब्लैक ज़ीरो ने ओके कहकर रसीवर रख दिया। उसी लम्हे तौसीफ एक ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ जिस पर चाय के बर्तनों के साथ खाने का भी वाफर सामान मौजूद था। कैसे फ़ोन किया है आपने? तौसीफ ने पूछा। यहाँ राजा श्री होटल में एक चीफ सुपरवाइजर काम करता है, मार्क। उसने खुफिया तौर पर मुखबरी की तंजीम भी बनाई हुई है। खासा तेज़ आदमी है, ख़ास तौर पर फ़ौज में इसके आदमियों का खासा असर रसूख है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ इसका मुस्तकिल मुआहदा है और एक कोड उससे तय है, X0 माइकल। ये कोड दोहराने पर वो समझ आता है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तरफ से कॉल की जा रही है और वो ज़रूरी मालूमात मुहैया कर देता है। काम का उसे इंतहाई माकूल मुआवजा मिल जाता है। मैंने उसे फ़ोन करके कर्नल नौशाद के बारे में मालूमात तलब की हैं, ब्लैक ज़ीरो ने पूरी वजाहत करते हुए कहा। लेकिन अब कर्नल नौशाद के बारे में मालूमात हासिल करके हमने क्या करना है? मेरा तो ख्याल था कि हम मेकअप करके लिबास बदल कर चार्टर तैयारे से वापस अपलैंड जाएं। हमारा मसला तो इस लेबॉर्ट्री में जाकर ही हल होगा, तौसीफ ने चाय बनाते हुए कहा। अब हमारा लेबॉर्ट्री तक पहुंचना आम हालात से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे ही उन्हें इत्ला मिलेगी कि हम उनकी कैद से फरार हो गए हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो लेबॉर्ट्री पर ही देनी है। जबकि मैं सोच रहा हूं कि इस कर्नल नौशाद के मेकअप में लेबॉर्ट्री पहुंचा जाए। मेरा कदो कामत कर्नल नौशाद से मिलता है। तुम कैप्टन सुरिंदर पर जाना, इस तरह सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो तौसीफ ने अस्बात में सर हिला दिया। गुड प्लानिंग, ये तो वाकई ही फुल प्रूफ प्लानिंग है। आपका अंदाज देखकर मुझे बार बार यही शक होता है कि कहीं आप इमरान तो नहीं हैं, तौसीफ ने स्नैक्स लेते हुए कहा। ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान इतनी देर तक संजीदा रह सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो तौसीफ भी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान साहब, इस बार सीक्रेट सर्विस का कोई रुकन भी हमारे साथ नहीं है, इसकी क्या वजह? टाइगर के साथ बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर टाइगर ने कहा। वो इस तरह तैयारे की नशिस्तों पर मौजूद थे। ये तैयारा पाकिस्तान से अपलैंड की तरफ प्रवास कर रहा था। तैयारे में दोनों अकेले थे। सीक्रेट सर्विस के चीफ की कंजूसी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, इसलिए मजबूरन मुझे टीम को महदूद करना पड़ा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, टाइगर ने हैरान होते हुए कहा। सीक्रेट सर्विस का तरीक़ाकार ये है कि टीम लीडर को एक ख़ास रकम मिल जाती है। अब सारे अखराजात उसके ज़िम्मे होते हैं। जब केस ख़त्म हो जाता है तो हिसाब होता है और जो रकम अखराजात से बच जाती है वो टीम लीडर को बतौर मुआवजा दे दी जाती है। और आजकल इधर सुलेमान पाशा ने अपने सांप का बिल मांग कर मेरा नाक बंद कर किया हुआ है। इधर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के नखरे रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा ये कि केस के इख्तिताम पर सुलेमान पाशा के बिलों में कमी होने के बजाय इजाफा ही हो जाता है, क्योंकि सारी रकम खर्च होकर उल्टा उधार मेरे सर चढ़ जाता है। और उधर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चीफ साहब की कंजूसी भी बढ़ती जा रही है। उन्हें हुकूमत के खजाने की ज़्यादा फिक्र सताने लग गई है। इसलिए इस बार मैंने चक्कर ही दूसरा चलाया है कि टीम में सिर्फ तुम्हें रखा है। तुम वैसे भी मेरे सआदतमंद शागिर्द हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम उस्ताद से कुछ लेने की बजाय उल्टा देना, उस्ताद की खिदमत करना सआदत समझोगे। इस तरह मुझे यकीन है कि इस बार मैं फ़ायदे में रहूँगा। इमरान ने जवाब दिया तो टाइगर पे इख्तियार हंस पड़ा। लेकिन क्या चीफ ने इस पर एतराज़ नहीं किया कि आप टीम के बगैर ही केस हल करने रवाना हो गए हैं? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उससे गारंटी दी है कि केस हल हो जाएगा, लेकिन वो
वो भी तो आखिर चीफ है, मेरा इतना वाज़ेह बचत उसे कहाँ हजम हो सकती है। इसलिए उसने अपलैंड में फॉरेन एजेंट तौसीफ को भी मेरे ज़िम्मे डाल दिया है। उसके साथ साथ एक स्पेशल एजेंट ताहिर को मुझसे पहले भेज दिया है। अगर मैं अकेला मिशन मुकम्मल कर सकता हूँ तो फिर अकेला ताहिर भी मिशन हल कर सकता है, और जाहिर है उसे तो तनख्वाह भी मिलेगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, आपका मतलब है कि कोई और साहब भी इस मिशन पर आपसे पहले काम कर रहे हैं? टाइगर ने हैरान होते हुए कहा, हाँ अब देखो क्या नतीजा निकलता है, या तो सुलेमान पाशा का उधार कुछ हल्का होगा या फिर उसमें मजीद इजाफा होगा, कुछ ना कुछ तो बहरहाल ज़रूर होगा। इमरान ने जवाब दिया, ये ताहिर साहब कौन है? पहले तो कभी ना उनका नाम सुना है और ना कभी मुलाकात हुई है। टाइगर ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि सीक्रेट सर्विस सिर्फ चंद अफराद का मजमुआ है? ये कौमी सलामती का इदारा है और बेहद वसी इदारा है। इसके कई सेक्शन हैं जो अपने अपने दायरा कार पे काम करते रहते हैं। एक सेक्शन तो वो है जिसमें हम काम करते हैं, इसके अलावा और भी सेक्शन हैं। इनमें से एक स्पेशल सेक्शन कहलाता है। ये दूसरे मुल्क के फौजी और दिफाई राज़ों के हसूल के सिलसिले में काम करते रहते हैं। इसका एक एजेंट है ताहिर, वैसे वो भी किसी ज़माने में मेरा शागिर्द रहा है। अब देखो, मुलाकात होने पर मालूम होगा कि उस्ताद को पहचानता भी है या नहीं। इस बार इस मिशन के सिलसिले में भेजा गया है ताकि सारा खर्चा ही बचा लिया जाए। इमरान ने कहा तो टाइगर ने असबात में सर हिला दिया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि इमरान की बात उसे हजम नहीं हो रही। लेकिन जाहिर है इमरान को उसकी क्या परवाह थी। जवाना की वजह से इमरान की स्टालिया की सरकारी एजेंसी डार्क लाइट के चीफ ऑस्कर से जो बातचीत हुई थी उससे सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी। काफरिस्तान भी यकीनन मार्सिला रेस की बुनियाद पर खौफनाक हथियार तैयार कराना चाहता था, और स्टालिया भी। काफरिस्तान ने इस हथियार को पाकिस्तान और सुपर पावर से खुफिया रखने के लिए इसकी लेबॉर्ट्री अपलैंड में कायम करने का प्लान बनाया होगा। और जिस तरह इमरान को पहले तौसीफ की तरफ से डॉक्टर शोनार्ड और डॉक्टर समृति के सिलसिले में रिपोर्ट मिली थी, इससे इमरान समझ गया था कि चूंकि डॉक्टर समृति जो मार्सिला रेस दरियाफ्त करने वाला था काफरिस्तानी नसाद था, इसलिए उसने भी यकीनन खुफिया तौर पर इस हथियार के लिए काम करने की हामी भर ली होगी। लेकिन मार्सिला रेस से हथियार तैयार करने में असल रुकावट इन रेस की सुकड़ने और एक मरकज पर इकट्ठे होने का था, जो कि डॉक्टर यूनुस के फार्मूले से हल हो सकती थी। यही वजह थी कि स्टोरिया भी डॉक्टर यूनुस और उसके फार्मूले के पीछे भाग रहा था, और काफरिस्तान ने भी इसकी खिदमात हासिल कर ली थी। और डॉक्टर यूनुस को भी शायद अपने इस फार्मूले की इस अहमियत का एहसास हो गया था, इसलिए उसने बाकायदा सौदाबाजी शुरू कर दी थी। और काफरिस्तान ने बहरहाल इसकी शराइत पूरी करती होंगी या उन्हें पूरा करने का वादा कर लिया होगा, इसलिए वो काफरिस्तान शिफ्ट हो गया। और पाकिस्तान में उसकी फर्जी मौत का बाकायदा ड्रामा खेला गया ताकि पाकिस्तान हमेशा के लिए उसे भूल जाए। इन सारी तफसीलात मिलने के बाद अब इमरान के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो डॉक्टर यूनुस और उसके इस फार्मूले को काफरिस्तान के इस्तेमाल में आने से हर कीमत पर रोके, क्योंकि अगर काफरिस्तान पे खौफनाक और इंतहाई जदीद तरीन हथियार तैयार कर लेता है तो लामहाला इसका निशाना पाकिस्तान ही बन सकता है। चूंकि वो पहले ताहिर को अपलैंड भेज चुका था, इसलिए अब वो टीम को साथ लेकर वहां ना जा सकता था। ऑस्कर से बात करने के बाद उसने तौसीफ और ब्लैक ज़ीरो से राब्ता कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ना ही तौसीफ से राब्ता हो सका और ना ही ब्लैक ज़ीरो से। चनाचा वो टाइगर को साथ लेकर फौरी तौर पर अपलैंड रवाना हो गया। दानिश मंजिल का निज़ाम उसने सुलेमान के ज़िम्मे लगा दिया था। उसे मालूम था कि सुलेमान ब्लैक ज़ीरो और उसकी अदम मौजूदगी में बतौर एक्स्ट्रो समेत संभाल लेगा, और अगर उसे कोई मसला हुआ तो वो इमरान से राब्ता कर सकता था। इसलिए इमरान इस तरफ से भी मुतमईन था, चूंकि इमरान को मालूम था कि अपलैंड जाकर बहरहाल ब्लैक ज़ीरो से उनकी मुलाकात हो ही जाएगी। इसलिए उसने टाइगर को ये सारी कहानी सुनाई थी। फिर तकरीबन 2 घंटे की परवास के बाद तैयारा अपलैंड दारुल हुकूमत के जदीद तामीर शुदा खूबसूरत एयरपोर्ट पर उतर गया। इमरान और टाइगर चेकिंग वगैरह से आसानी से फारिग होकर बाहर आ गए। इमरान मेकअप में था जबकि टाइगर अपनी असल शक्ल में था। अब क्या हमें पहले ताहिर साहब को तलाश करना होगा? टाइगर ने एयरपोर्ट से बाहर आते ही इमरान से पूछा। तुम अच्छे शागिर्द हो कि उस्ताद का खसारा चाहते हो, इमरान ने पूरा समूह बनाते हुए कहा। वो अब टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। खसारा? क्या मतलब? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारा मतलब है कि जब तक मैं अपने रकीब मिशन ताहिर को तलाश कर लूं, वो मिशन मुकम्मल करके वापस चीफ तक पहुंच भी जाए, फिर मुझे क्या मिलेगा? आगा सुलेमान पाशा की झटकियां, इमरान ने कहा तो टाइगर भी इख्तियार हंस पड़ा। ताहिर साहब चाहे लाख स्पेशल एजेंट हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ये मिशन मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस यकीन की वजह, इमरान ने कहा,
इस दौरान वो टैक्सी स्टैंड तक पहुंच चुके थे। होटल हापानी चलो, इमरान ने टैक्सी का दरवाजा खोलकर अगली सीट पर बैठते हुए कहा, जबकि टाइगर फ्रंट सीट पर बैठ गया और टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वजह तो कोई नहीं, लेकिन बस मुझे यकीन है, टाइगर ने मुंह पीछे की तरफ करते हुए इमरान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने बताया है कि वो भी मेरा शागिर्द रहा है और जरूरी नहीं कि हर शागिर्द ही नाखलफ साबित हो। इमरान ने कहा तो टाइगर के चेहरे पर यकलख्त शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। जाहिर है वो इमरान के तंज को अच्छी तरह समझ गया था। अरे अरे, ये लफ्ज़ मैंने तुम्हारी बजाय इसके लिए इस्तेमाल किया है। इमरान ने उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात उभरते देखकर कहा तो टाइगर फीकी सी हंसी हंसकर रह गया। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक 4 मंजिला होटल के सामने पहुंचकर रुक गई और टाइगर और इमरान नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद वो दूसरी मंजिल के एक कमरे में मौजूद थे। इमरान ने कमरे में पहुंचते ही फोन का रिसीवर उठाया और उसके नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, अहमद खान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक संजीदा सी आवाज़ सुनाई थी। प्रिंस ऑफ ठम्प बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। होटल हापानी के कमरा नंबर 8 दूसरी मंजिल से, इमरान ने कहा। मैं वहीं आ रहा हूँ, मेरे पास आपके लिए इंतहाई अहम मालूमात हैं। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 20-25 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस, कम इन, इमरान ने कहा तो दरवाज़ा खुला और एक खुशपोश लंबे कद और भारी जिस्म का मकामी नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आओ बैठ जाओ अहमद खान, ये मेरा साथी है टाइगर, इमरान ने आने वाले से कहा और सर हिलाता हुआ इमरान के सामने कुर्सी पर बैठ गया। टाइगर, दरवाज़ा बंद कर दो, इमरान ने टाइगर से कहा और टाइगर ने उठकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। प्रिंस, सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। मैंने आपका फ़ोन मिलने के बाद मुसलसल काम किया है, अहमद खान ने बात का आगाज़ करते हुए कहा। तमहीद मत बांधो, असल बात करो, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैंने लेबॉर्ट्री का खोज निकाल लिया है, लेकिन अब वो लेबॉर्ट्री ऑफ की जा रही है क्योंकि इस लेबॉर्ट्री का बड़ा साइंसदान डॉक्टर MY खान हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो चुका है। वहाँ नस्ब मशीनरी पैक की जा रही है और अब वहाँ मौसमियाती सेंटर कायम करने का फैसला कर लिया गया है, अहमद खान ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। डॉक्टर MY खान हलाक हो गया है, लेकिन ऐसी कोई खबर तो नशर नहीं हुई, इमरान ने कहा। खबर फौजी मकासद के तहत रोक दी गई है। वैसे ये हकीकत है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसमें मौजूद पायलट और दूसरा आदमी भी हलाक हुआ है और ये हेलीकॉप्टर इस लेबॉर्ट्री से ही उड़ा था, अहमद खान ने जवाब देते हुए कहा। लेबॉर्ट्री कहाँ वाक़या है, उसकी तफसीलात बताओ, इमरान ने कहा तो अहमद खान ने तफसीलात बतानी शुरू कर दी। ठीक है, अब बाकी मैं खुद कन्फर्म कर लूँगा, इमरान ने कहा तो अहमद खान ने उठकर खड़ा हो गया और उसने सलाम किया और खामोशी से वापस मुड़ गया। टाइगर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और अहमद खान के बाहर जाने के बाद उसने दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। इमरान के चेहरे पर गौर फिक्र के तासुरात नुमाया हो गए। वो कुछ देर बैठता सोचता रहा और फिर रिसीवर उठाकर उसने एक बार फिर फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस किया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नॉटरॉन बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही नॉटरॉन की आवाज़ सुनाई थी। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओ इमरान साहब, आप फरमाएं, तो उसी तरफ से नॉटरॉन ने बेतकल्फाना लहजे में कहा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।